सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। कैसी हो रहा? देखिए, हम दोनों की भावनाएं कितनी मिलती जुलती है एक दूसरे के प्रति। यानी यूं कह सकते हैं कि ये एक बंधन होता है, प्यार का बंधन होता है, मिठास का बंधन होता है। और इसीलिए हम एक दूसरे से जब भी मिलते हैं अभिवादन के तौर पर पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं, क्या है? और हम सखियों से भी यही बात पूछ रहे हैं, भाई कैसी हैं? वैसे सखियां जो हैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त तो करती रहती हैं बीच बीच में, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति पर कुछ बातें करेंगे आज के कार्यक्रम में हम। और हंसी और आंसू, ये दोनों जो भावनाएं हैं, इन दोनों के विषय में कुछ बातें सखियों से साझा करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज करियर गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के करियर के बारे में बताएंगे। और हम क्या करने वाले हैं, और सखी विशेष के अंतर्गत हमारी एक प्यारी सी सखी है, उनकी भी हम बात करेंगे। नंगंगोम बाला देवी, ये जो हमारी सखी है, फुटबॉल की बड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मिठास की, है ना? रिश्तों में मिठास होना जरूरी है, दोस्ती में मिठास होना जरूरी है, किसी भी बंधन में मिठास होना जरूरी है। और जब भी ऐसा कोई मौका आता है ना राजुल, खुशी का मौका होता है, चाहे किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, या किसी और भी चीज की अगर वर्षगांठ हो या कोई त्योहार हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मुंह मीठा करते हैं, है ना? मिठास से ही तो शुरू होता है, क्योंकि मिठास जब घुलती है जीवन में तभी जिंदगी एक सुंदर रूप धारण करती है। लेकिन भाई देखिए, मिठास जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उस मिठास के पीछे अगर कोई कड़वाहट है तो आप उसको दबाएं, क्योंकि दबी हुई चीजें अक्सर हानिकारक होती हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा मिठास भी हानिकारक हो जाती है। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है और आजकल तो डायबिटीज होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई आप मीठा खाते रहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखें कि तबीयत ना बिगड़े। हाँ, लेकिन जब साथ साथ में एक बात ये भी करिए कि खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है। तभी तो आपस में मिठास बनी रहेगी राजुल। अगर हम अकेले अकेले हम खाते रहेंगे तो क्या मिठास बनी रहेगी रिश्तों में? तो और कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि सामने वाला अक्सर आपसे इस बात की शिकायत करेगा, अरे अकेले अकेले हलवा खा लिया, अकेले अकेले चॉकलेट खा ली, या अकेले अकेले केक खा लिया। ये बात तो ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें बांट कर खाएं। हाँ। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का ऑमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का ऑमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। मिस्री की दो डलियां, होठ तेरे हैं या कलियां, या मिस्री की दो डलियां, नाक तेरी है चौरंगी, आंखें पेरस की गलियां। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का ऑमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। शीरी है या हीर है तू, हुस्न की एक
तस्वीर है तू, देख के तुझको चैन पड़े, शिमला या कश्मीर है तू। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का ऑमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। जाम है तू या के अवध की शाम है तू, एक छलकता जाम है तू या के अवध की शाम है तू। हुस्न तेरा तौबा तौबा, दाल से टपका आम है तू। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का ऑमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। तो भाई चॉकलेट की बात तो हम लोगों ने कर ली और मिठास की भी बात कर ली, लेकिन जरा कुछ करियर की भी बात करो। सोचो तो जरा, एक समय था जब कहा जाता था, जब छोटे थे हम, तो ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे, बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। लेकिन अब ये जो कहावत है ये अब उचित नहीं लगती है, बदल चुकी है, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में भी हमारी जो सखियां हैं, सखियां सभी ने इतने आगे कदम बढ़ाए हैं या फिर इतना देश का नाम रोशन किया है कि अब ये लगता है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी कितना जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ के हमने ये जाना है ना कि खेल भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है, क्योंकि खेलने कूदने से क्या होता है कि शरीर की कसरत भी अच्छी हो जाती है, और अगर उस खेल में आप कुछ ज्यादा अच्छे हैं तो अपने करियर ऑप्शन के रूप में भी उसको अपना सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आज हम सखी विशेष के अंतर्गत एक खेल प्रतिभा की हम बात करेंगे, और आज की हमारी खेल प्रतिभा है नंगंगोम बाला देवी, ये इनका नाम है, और ये मणिपुर की 29 वर्षीय फुटबॉलर बाला देवी है, और हाल ही में ये सुर्खियों में आई जब वो किसी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ी। वो पहली भारतीय फुटबॉलर है जो प्रसिद्ध यूरोपीय क्लब रेंजर्स के साथ 18 महीने के लिए जुड़ी है, यानी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और एक बड़ी बात है, क्योंकि फुटबॉल के क्षेत्र में भारतीयों का होना ये एक बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि एक भारतीय महिला खिलाड़ी का होना। बिल्कुल, वो भी जो ये विदेशी क्लब है ये स्कॉटलैंड का है। बाला देवी के बारे में अगर हम बात करें तो वो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान भी रही हैं। उन्होंने टीम के 58 मैचों में से 52 गोल किए हैं। वो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला खिलाड़ी हैं, और 2015 और 2016 में उन्हें वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। और रेंजर्स फुटबॉल क्लब स्कॉटिश वुमेन प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया इन्होंने, जो कि स्कॉटलैंड में महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में हाईएस्ट लेवल की प्रतियोगिता है, जिसमें जीतने वाले को स्कॉटिश प्रीमियर लीग कप मिलता है, जो कि तो ये इसी क्लब से जुड़ी हैं, स्कॉटलैंड के इसी क्लब से जुड़ी हैं। और उनका पूरा नाम तो मंजू बता ही चुकी हैं, नंगंगोम बाला देवी। 2 फरवरी 1990 में उनका जन्म हुआ था, और बचपन में वो लड़कों के साथ खेलकर बड़ी हुई। 2002 में असम में आयोजित अंडर 19 टीम का हिस्सा बनी, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। हाँ, और 2003 में एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने वाली नंगंगोम बाला देवी अंडर 17 लेवल में टॉप स्कोरर बनी, और उन्होंने वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है ना। बिल्कुल। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2015 यानी 2015 में उन्होंने अपने राज्य मणिपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल अर्जित किया। इस प्रकार एक के बाद एक सफलता के अनेक कीर्तिमान बनाती गई, और अब सबसे बड़ा तो यही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने स्कॉटलैंड की इस क्लब को ज्वाइन किया है। और ये क्लब हमने जैसा कि बताया कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन करती है फुटबॉल के खेल में, और
उसका हिस्सा बनी है नंगम गोम बाला देवी। बिल्कुल। तो ये जब इस तरह की हम बातें करते हैं ना राजुल, तब हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जो भी बच्चे खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो थोड़ा सा अगर माँ बाप उन्हें प्रोत्साहन दे या फिर उनकी रुचि के खेल में उनको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कोई कोचिंग हो तो वो उन्हें करवाएं, तो इस तरह से उनकी खेल प्रतिभा में निखार लाया जा सकता है। और अगर बच्चे भी उतने ही परिश्रम के साथ अगर उस खेल में आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से जैसे कि हम आज जिन सखी की हमने बात की, इस तरह हम प्रति मंगलवार के दिन जो है किसी एक खेल प्रतिभा की हम बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो इस तरह से वो सखियां भी हमारी आगे जो छोटी छोटी सखियां हैं वो बड़ी होकर के इस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, या किसी खेल में उनकी रुचि है तो हम तो यही कहेंगे कि इन रुचियों को पल्ले पोसने दीजिए, दबाइए मत इन्हें और इन्हें निखरने का मौका दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें प्रोत्साहित तो करते ही रहिए, ताकि वो इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़कर करने का साहस जुटा सके। और ये कहा जाता है ना मंजू की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब कोशिश करने के लिए ठान लेती हैं ऐसी नन्ही मुन्नी प्रतिभाएं, तो आगे चलकर वो जरूर आसमान पर अपना नाम लिखती हैं और खेल के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाती हैं, और देश का नाम भी वो ऊंचा करती है ना। और अभी जब प्रोत्साहन की बात चली है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें इस बात का थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दूं कि चलो संगीत की तरफ बढ़े। बिल्कुल। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। आए जो हम फील्ड में तड़ बाजी ताली, अरे मुखड़े पर हसीनों के आ गई फिर से लाली, सन सन करती बॉल से खुद को तो बचाया, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली। दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच, दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। घुमाया प्यार का ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला, जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला। उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच, उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW।
उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमें मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का। अरमानों की क्रीज से बढ़ गए हम तो आगे, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का। क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। जीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, जीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में। भाई खेल कूद और खाने पीने की बातों से हम शुरू कर चुके हैं, तो अब जरा थोड़ी गंभीर तरफ आ जाएं। और हाँ, लेकिन गंभीर होने से पहले मुझे जब ये गाना सुन रही थी ना मैं, तो मुझे इस बात का ख्याल आ रहा था कि भाई दिल के मैदान में भी हम LBW आउट होते हैं, ये पहली बार पता चला। हाँ, वो तो तो वही हो थोड़ा सकता सा है। ध्यान रखिएगा कि वही किसी का दिल LBW ना हो जाए, आउट ना करें, थोड़ा सा संभालिएगा, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है कि मुश्किल से संभलती है जरा, तो अगर शुरुआत से थोड़ा सा संभाल कर रखा जाए तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, अपना भी बिल्कुल। और दूसरों का भी। सही बात है, मतलब LBW होने से बचाएं या आउट होने से आउट होने से बचाएं या बचाएं। गुगली मत फेंकें जबरदस्ती। तो बहुत सी चीजें हैं। बहरहाल अब एक जो जीवन का एक बहुत गंभीर पक्ष है, क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे करियर से जुड़ा है, और उस पक्ष में भी एक वो वाला ऑप्शन, एक वो वाला विकल्प जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा है। यानी गीला गीला विषय है एक जरा। हाँ, गीला गीला विषय, फिसलने का डर नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी अगर आप मजबूती से कदम रखते हैं, और वो है पानी से जुड़ा हुआ एक करियर। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज हम बता दें सखियों को कि हर प्रत्येक मंगलवार को हम करियर से संबंधित बातें करते हैं, और आज करियर में जो हमने विषय चुना है वो है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। हाइड्रो जहाँ भी ये शब्द आता है, मतलब वहाँ पानी से संबंधित कोई चीज होती है। तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के क्या क्या काम होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां होती है, क्या पढ़ाई होती है, इस बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हाँ, तो बताते हैं हम कि पर्यावरण संतुलन हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस संतुलन में जहाँ चूक या कमी हो रही है और जिसकी वजह से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उसके प्रमुख कारक और कारण दोनों की ही जो है व्याख्या करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के क्या काम होते हैं, हम बताएंगे आपको। और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट पानी, मिट्टी और चट्टान के बीच बने समीकरणों की व्याख्या करते हैं, ये उनका काम होता है। यानी मैदानी भाग में भी और चट्टानी भाग में भी दोनों ही जगह पानी के स्रोत होते हैं, और दोनों ही जगह पानी की जरूरत होती है। तो इन दोनों ही जगहों पर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का काम होता है, और वो किस तरह से ये पानी प्रभावित हो रहा है वहाँ के पर्यावरण के कारण, इसकी व्याख्या करते हैं। अब इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है, ये किस किस उद्योग में काम कर सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो ये माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, यानी जो खनन विभाग होता है। और फिर वेस्ट मैनेजमेंट, वहां पर काम कर सकते हैं। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पर भी इनका काम होता है। इस तरह की तमाम उद्योगों में इनकी आवश्यकता होती है। हाइड्रोजियोलॉजी विषय के साथ, अब हम शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, तो हाइड्रोजियोलॉजी विषय के साथ BSc कोर्सेज के लिए बहुत कम कॉलेजेस हैं। तो इतने जो कम कॉलेजेस हैं, तो इसके बाद भी बहुत कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो कॉलेज हैं भी। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर उन कॉलेजेस में प्रवेश मिल रहा है तो हाइड्रोजियोलॉजी लेकर, या फिर इससे संबंधित स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस में आप स्नातक की डिग्री ले सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि 12वीं कक्षा के बाद भूगोल विषय के साथ BSc कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से, जैसा कि तुमने कहा कि कम कॉलेज हैं तो परीक्षा कठिन होती है, तो जो बच्चे इस बात का दमखम रखते हैं कि थोड़ी अच्छी तरह से जम करके पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर इस विषय के अंदर उन्हें अगर बहुत ज्यादा रुचि है तो ही वो इस तरफ आगे बढ़े। नहीं तो होता क्या है कि हम किसी की सुनी सुने, अरे वो क्षेत्र अच्छा है, हमारी रुचि हो या ना हो, हमारी क्षमता हो या ना हो, हम आगे कदम
कदम बढ़ा देते हैं और उसके बाद आगे जाकर के जब हमें निराशा हाथ लगती है तब बड़ा पछताना पड़ता है। तो इसलिए पहले अपनी क्षमताओं का आकलन जरूर कर ले और इन विषयों की जानकारी भी थोड़ी ले ले, जैसे कि तुमने कहा खनन विभाग है, स्टोन है, तो इस तरह से इन जगहों पर जाना, वहाँ की जांच पड़ताल करना, वहाँ किस तरह से पानी अफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये सब जानने की अगर आपके अंदर उत्कंठा है तो आप इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाएं। और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में 12वीं के बाद बीटेक की डिग्री हासिल भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ। और फिर स्नातक करने के बाद गेट या यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट से हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बनने के लिए आगे की पढ़ाई यानी स्नातकोत्तर किया जा सकता है। बिल्कुल। और शैक्षिक योग्यता के अलावा कुछ योग्यताएं और भी हैं जो जरूरी होती है। पहली है उसमें कि फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि स्टेमिना। आजकल तो अगर हम देखें ना राजुल, तो किसी भी क्षेत्र में जाना हो हमें, सबसे पहले आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वही नापी जाती है, वही एक मुख्य मुद्दा होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो उसमें अदा करता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको शारीरिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। और वो इस क्षेत्र में भी इसलिए जरूरी है कि आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगर आप शारीरिक तौर पर सेहत आपकी अच्छी नहीं रहती, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते, तो मुश्किल ये होगी कि इस काम के लिए आपको वाटर सैंपल्स अलग अलग जगह पर इकट्ठा करने जाने पड़ेंगे, बहुत दूर दराज के इलाकों में जाने पड़ेंगे जहां पर अक्सर ऐसा होगा कि पहाड़ी इलाके हैं या नदी पार करके जाना है या यात्राएं ज्यादा करनी है और उस दौरान आपको जगह जगह से पानी के नमूने इकट्ठा करते चलने हैं। तो उसके लिए अगर आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और गुड सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपको जिस विषय के बारे में जब बात करते हैं या काम करते हैं तो उसका पूरा नॉलेज या ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता होना भी यहाँ जरूरी है, और कंप्यूटर का ज्ञान तो आजकल हर क्षेत्र में होना जरूरी है। और संगठन और बातचीत की क्षमता यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल भी आपके अंदर होना जरूरी है। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन की बात है ना, तो ये भी दोनों चीजें ऐसी है जो किसी भी क्षेत्र में जाए, अगर ये आपकी जो स्किल अगर अच्छी है तो आप सब जगह अपनी एक जगह बना लेते हैं या काम में सुविधा हो जाती है ना। और इसके साथ ही साथ एक और बात जरूरी है, वो है एनालिटिकल स्किल, यानी आप विवेचना करने की आपके अंदर क्षमता हो। आप दो चीजों का, अगर आपके पास दो नमूने हैं और उन नमूनों के बीच में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें और उस समझने के बाद किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं, ये बात सही निष्कर्ष पर आप पहुंच सके, ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे पहले से कुछ एकत्रित किए हुए डेटाज होते हैं, उन डेटाज के अलावा आपने कुछ और नमूने एकत्र किए हैं, उन दोनों के मिलान के बाद आपने कौन सा निष्कर्ष निकाला है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो निष्कर्ष किस हद तक सही है, क्योंकि इसी से उस जगह का जो पर्यावरण वाला संतुलन का जो एक स्तर होता है वो निर्धारित होता है। इसके साथ ही साथ वहां पर जमीन की या पानी की या चट्टानी इलाका है तो उस पठारी इलाके की कैसी स्थिति है ये निर्धारित होती है। तो भाई हमने इतनी सारी बातें करी इस विषय पर, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो भी युवा हैं जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सोचें वो इस विषय में और जाने कि अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ है तो आप इसे अपने करियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे जाकर के पैसा कमा सकते हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी आप इंटरनेट पर हासिल कर सकते हैं, उसको सर्च करें और कॉलेज के बारे में या और इससे जुड़ी पढ़ाई के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानें। जी। तो अब एक गाना सुन लेते हैं। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलते चलते हम कहाँ तक आ पहुंचे हैं मंजू, ये तो जरा देखियो। हम नदी किनारे तक आ पहुंचे हैं। और नदी किनारे तुम नाव तैराने की बात तो नहीं सोच रही हो? कभी कभी सोचते हैं, अच्छा लगता है कि नाव तैराने की जब बात आती है तो बचपन में पहुंच जाते हैं और याद आता है वो मंजर जब हम थोड़े से पानी में भी कागज की नाव बना करके उसे तैराने की चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन उन छोटी छोटी बातों में कितनी खुशियां छुपी होती थी, उसके बारे में भी अक्सर मुझे ख्याल आता है कि आज जब बड़ी बड़ी बातें हो जाती, बड़े बड़े यूं कह सकते हैं सुख भी हमें मिल जाते, लेकिन वो खुशी हम महसूस नहीं कर पाते जो बचपन की उन छोटी छोटी बातों में हम ढूंढ लिया करते थे या महसूस कर दिया करते थे। बचपन होता ही ऐसा है जिसमें छोटी छोटी खुशियां भी बहुत अजीज लगती हैं। और क्योंकि बचपन ही वो समय होता है जब हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ रहे होते हैं, अनजाने में ही सही। देखो उसी समय हमारे संवेगों का विकास होता है, हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं। और अगर संवेगों की बात करें तो खास तौर से यही जो तुमने अभी कहा ना, खुशी, दुख,
और गुस्सा और इसके साथ साथ ईर्ष्या, ये 4 चीजें जो हैं वो उसी दौरान मतलब अभी हम जहाँ नदी पर पहुंचे थे ना, तो वहां पर जब एक सीप का टुकड़ा मिल जाता, सीप मिल जाती थी, या कोई रंगीन कांच का टुकड़ा मिल जाता था, या रेत पे में अगर हम कोई सुंदर सा एक वो बना लेते थे घरौंदा, हाँ, तो कितनी खुशी सी मिलती थी। और वही अगर वो मान लो किसी मित्र ने आकर उसको पैर से तोड़ दिया तो कितना गुस्सा आता था, कितना रोते थे। हाँ। ये बात कितनी ज्यादा होती थी, और कई कई दिन तक बात भी नहीं करते थे। कई बार तो घर में जाकर मनाना पड़ता था, घर में वो मित्र आते थे मनाने के लिए। ऐसे भी लोगों के साथ वाकये हुए हैं, लेकिन वो चीजें बचपन के साथ खत्म हो जाती हैं, और बड़े होकर हम सीख जाते हैं कि अगर कोई चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही है या मन मुताबिक हो रही है, तो हमें अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करना है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति एक माध्यम है, चाहे वो खुशी की अभिव्यक्ति हो, चाहे गम की हो, क्रोध की हो, ईर्ष्या की हो, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो अभिव्यक्ति करने का भी अपना अपना एक तरीका होता है। अगर खुशी व्यक्त करनी हो तो भी ऐसे बताइए कि किसी को ईर्ष्या ना हो। क्रोध भी आया है, गुस्सा भी अगर आपको आया है, तो वो गुस्से की अभिव्यक्ति भी कुछ ऐसी हो कि सकारात्मक हो, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई तोड़फोड़ करने लगे, कोई चीज फेंक दी, किसी का नियंत्रण करना सीखें। हाँ, नियंत्रण करना भावनाओं पे नियंत्रण करना हम बचपन में नहीं समझते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब हमें धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि अपने भावनाओं को हम एक नियंत्रित दायरे में हमें व्यक्त करना है। एकदम कूदने नहीं लगना है। तभी यही कहते हैं ना कि बचपन जो है वो हर गम से बेगाना होता है, और बचपन में किसी बात का होश ही नहीं रहता, बेपरवाह बेफिक्र बचपन होता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये पता ही नहीं रहता, और ना इस बात पर ध्यान जाता है कि फला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जबकि बड़े होकर हमारा ज्यादातर ध्यान इसी बात पर रहता है कि ऐसा तो नहीं कि फला कुछ और, मंजू कुछ और सोच रही हो। बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है राजुल। हमें कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे बारे में अरे ऐसा सोच रहा था। जब हमें किसी तीसरे व्यक्ति से बात पता चलती है कि वो ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तब हम सोचते रह जाते, अरे राजुल से तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर क्या हो गया जो राजुल ने मेरे बारे में ऐसे शब्द कहे। तो इस तरह से जब तीसरे व्यक्ति से ये भावनाएं जब हमें पता चलती है या विचार जानने को मिलते हैं, तो जब अच्छे विचार जानने को मिलते हैं तो खुशी भी हो जाती है, और जब वो विचार हमारे मन के मुताबिक नहीं होते तो कई बार तो हम बड़े चौंक जाते हैं वो बातें सुन करके। कई बार दुख भी होता है। तो ये सारी भावनाएं हैं, मन में चलती रहती है, और रिश्तों में भी ये भावनाएं आती रहती है। ओहो, तुम तो अभी सारी बातें सखियों को बताती जाओगी, रिश्तों की बातें भी अभी हम करेंगे। लेकिन जब तुम अभिव्यक्ति की बात कर रही थी और तीसरे की बात तुमने जहां पर की, तो भाई हम तो सखियों से ये कहेंगे कि तीसरों की बात पर विश्वास ना करें। किसी तीसरे को अगर आपके किसी बहुत नजदीकी के बारे में कोई अन्य व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, तो उसे ध्यान से सुने और उस पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास अच्छा है लेकिन अति विश्वास बहुत बुरा है। और ये भी एक तरह की भावना है जो कि आपको अंधेरे में भटकाती है। तो भाई यही कहेंगे कि खुलकर जीना और अपने संवेगों को खुलकर व्यक्त करना, लेकिन ऐसे व्यक्त करना जिससे दूसरों को कोई चोट ना पहुंचे, और हमारी भावनाएं भी वहां तक पहुंच जाए। होठों पे गीत जागे, मन कहीं दूर भागे, खुशी मिली कैसी, पंख बिना उड़ूं, रोके से ना
जी, बहुत रात हो गई है। मिली कैसी, हाँ हाँ ठीक है, कल सुन पंख लेंगे। बिना उड़ूं, रोके से ना रुकूं, कमली, मान भी जाते हैं। मिली भाई खुशी तो कभी कभी ऐसी मिलती है कि रोके नहीं रुकती है और लगता है बस चारों ओर उस खुशी का उजाला फैला दे, जैसे कि इस गाने में हम सुन रहे थे। बिल्कुल। और जब खुशी की बात आती है तो वो मन से जो है छलकती है, खुशी चेहरे पर झलकती है। और जब कोई ऐसी बात हो जाती है ना, बहुत खुशी की बात हो या कोई मजाक की बात हो, तो हमें जोर से हंसी भी आ जाती है। और जब हम हंसने की बात कर रहे हैं ना राजुल, तो आजकल कहा जाता है कि हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हंसी को हमें कभी भी दबाना नहीं चाहिए, खुलकर हंस लेना चाहिए। खुलकर हंसने से शरीर के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए डॉक्टर ये कहते हैं कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार खुलकर हंसिए। जैसे कि बच्चे की एकदम निश्चल हंसी होती है, जैसे ही कोई ऐसी बात होती है वो कितना खुल करके हंस लेता है। तो शिष्टाचार के दायरे में रह करके हम जब भी मौका मिले तो हंस सकते हैं, या फिर हंसने का कोई भी मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। अपनी हंसी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन भाई जरा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अब ये नहीं कि कोई गिर गया और हम हंसती है। हाँ, ये ये थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। हाँ, यही हमें सीखना है, नियंत्रण थोड़ा सा। बाकी हंसी को दबाना या दबी दबी हंसी, हमेशा हंसना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आपके व्यक्तित्व में ही कहीं पर कोई एक ऐसे करके अंकुश लगा हुआ हाँ, है कोई किसी ने नौब कस दी है कि उस जगह से हंसी पूरी फूट कर बाहर नहीं निकलती। तो बस थोड़ी सी गुदगुदी कीजिए अपने मन को और अपने दोस्त को, उस अपने आसपास वाले को जिसके होठों पर हंसी तो आती लेकिन बड़ी रुक छिप कर और बड़ी दबी दबी सी, तो ऐसे गुदगुदाइए उसे कि वो खुलकर हंस पड़े। राजुल, तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि कई लोग तो मुस्कुराने में भी इतनी कंजूसाई करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी मुस्कुराहट अगर चेहरे पर आ जाएगी तो कहीं बहुत सारा धन तो उसमें खर्च नहीं हो जाएगा, बताओ तो ऐसा लगता है। तो तब उन्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कह दूं कि भाई थोड़ा सा अपने होठों को थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए या मुस्कुरा दीजिए, एक छोटी सी मुस्कुराहट सामने वाले की तरफ फेंक दीजिए, तो शायद उसे भी थोड़ा ठीक लगे। हाँ अच्छा भाई, लगे। ऐसे लोगों से फेंकना ही कहा जाएगा मुस्कुराहट, क्योंकि वो मुस्कुराहट अपनी देने में भी जब उनको इस कदर कंजूसी लग रही है तो फिर मुस्कुराहट फेंक ही दीजिए सही। हाँ। लेकिन कुछ तो कीजिए अपनी मुस्कुराहट के साथ, इस तरह से छिपाइए मत भाई। ये क्या कहा भी जाता है कि हंसना या खुश होना, इन सबको आप जितना बांटेंगे, जितना फैलाएंगे, वो उतना ही ज्यादा फैलेगा। और रोना या दुखी होना ये एक ऐसी चीज है जो कि ऐसा नहीं कि हम बड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं ना कि अरे इतने बड़े हो गए अब रो रहे हो। नहीं, बड़े होने का रोने से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल राजुल, रोना भी भावनाओं की एक तरह से अभिव्यक्ति होती है। कई मौके घर में ऐसे आ जाते हैं समाज में, या हमारे साथ कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जो अंतर्मन तक तब हम दुखी हो जाते हैं, और वो जो हमारा दुख होता है वो आंसुओं के रूप में हमारी आंखों से बाहर निकलता है। और इस दर्द का आंखों से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इसे भी हमें, जिस तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि खुलकर हंस लीजिए, हंसने को छुपाना नहीं चाहिए या रोकना नहीं चाहिए, उसी तरह से कभी जब कोई गम वाली बात हो जाए तो हमें अपने आंसुओं को भी रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम आंसुओं को या अपने गम को अंदर ही अंदर रोक कर रखते हैं तो नासूर बन जाता है। बिल्कुल, वो नासूर बन जाता है और हमारी तबीयत के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। बिल्कुल। इसलिए उसको भी, जब भी ऐसा अवसर कभी आ जाए, भगवान न करे किसी के जीवन में ऐसा अवसर आए, लेकिन आए तो आप उसे अभिव्यक्त करके वही उन भावनाओं को अपने मन से, अपने दिमाग से निकालिए। कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ा दुख हो तभी आप रोएं। रोना भी एक तरह की थेरेपी कही जाती है। और अगर कभी कभी कोई पुरानी बात याद आ जाए या किसी के व्यवहार से मन बहुत आपका दुखी हो, तो भी अगर आपने 2 आंसू गिरा लिए तो कोई बुरी बात नहीं। या कहीं आप ठगे गए हैं, किसी रिश्ते में ठगे गए हैं, तो उसमें भी अगर आपको दुख हो रहा है तो रोना बुरी बात नहीं। हाँ, बस ये ध्यान रखिए कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनिट लई है लोग सब बांट न लई है कोई। तो मन ही राखो गोए मतलब यानी आप
अकेले में जाकर रो लीजिए, हाँ। दूसरों के सामने उस दुख की चर्चा ना करें। हाँ, और कभी-कभी अगर आँसू आ जाए तो आँखों की सफाई भी हो जाती है, उससे उसके लिए भी ज़रूरी होते कहते हैं डॉक्टर, ये कहते बिल्कुल। हैं कि कभी-कभी आँखों से आँसू आना आवश्यक होता है, तो उससे आँखें भी ठीक रहती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा कि हमने कहा कि भावनाओं को दबाने से जो शरीर के ऊपर असर होता है, तो दोनों ही भावनाएँ असर करती है। जैसे खुशी की भावनाएँ असर करती है, गम की भी भावनाएँ उसी तरह से असर करती है। तो जब एक बार, 2 बार की बात नहीं, जब बहुत एक लंबा समय हो जाता है और आप अपनी उन बातों को बहुत अंदर, 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 अंदर दबा के रखते हैं, तब ये शरीर को जिस तरह से प्रभावित करती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमारे श्रोता भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। हुँ। तो अकेले में आप रो सकते हैं हुँ, और उस रोने को आप एक निश्चित समय दे सकते हैं। हुँ, मतलब अगर आपका मन किसी बात पर दुखी है, तो ये नहीं कि उस दुख को मनाने के लिए आप खुद को एक समय दे दें कि हाँ, आपने इतना रो ली, आप इतना देर रो लिए और अब वो दुख समाप्त। हुँ। बार बार उसी दुख का मातम ना मनाएं, क्योंकि इससे आपके रोना अच्छा है, लेकिन अति रोना बहुत बुरा बहुत है, बुरा है। क्योंकि इससे भी आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर और आपके आसपास के माहौल पर बुरा असर पड़ता है। और हमारा मन तो ऐसा होता है, खुशी में भी आंखें छल चला जाती है, तब भी जो आंसू होते हैं वो खुशी की अभिव्यक्ति आंसुओं के रूप में करते हैं। तो ये भी एक बात है कि दोनों ही बातें ऐसी है कि जिसमें आंखें तो भर ही आती है, लेकिन हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। चाहे हंसी की अभिव्यक्ति हो, चाहे दुख की अभिव्यक्ति हो, मर्यादा का उल्लंघन जहां भी होता है या मर्यादाओं से आगे जब हम बढ़ते हैं, तो वो चीज नुकसानदेह साबित होती है। तो मर्यादा के अंदर रहकर हंसी, खुशी और दुख, हर चीज का अभिव्यक्ति करना जरूरी है। हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, कमजोर है खुद वो ही हाथ उठाया करते हैं, जो डरपोक है खुद वो ही आंख दिखाया करते हैं। दादागिरी से कभी घबराया न करो, अरे हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, हंसो हरदम, खुशियाँ या तेरी हिम्मत ही किस्मत जो बिगड़ी बात बनाएगी, शान से तू ये कदम उठा, मंजिल खुद मिल जाएगी। मारा मारी में खुद को उलझाया न करो, अरे हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं,
हरदम खुशियाँ या गम, टूट मार से क्या मिलता, खून खराबा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही फैसला होता है। दुश्मन की लतार से तुम डर जाया ना करो, अरे हंस तो हरदम खुशियाँ या गम, हंस तो हरदम खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। हंस तो हरदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी ऐसे हंसते मुस्कुराते कुछ कमेंट हमें भेजते रहते हैं, तो पढ़ देते हैं। बिल्कुल। हमारी एक सखी ने लिखा है कि खुलकर रोना और खुलकर हंसना ये दोनों ही सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे खिलखिलाते हुआ बच्चा पूरे वातावरण में खुशी फैला देता है, उसी तरह से हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए और दिल खोलकर हंसना चाहिए। कभी कभी गम का समय भी आता है तो दुख में दिल खोलकर रो लेना चाहिए बिना संकोच किए, है ना? वाकई यही तो हमने भी कहा था। हाँ। और एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए रोज मिलना जरूरी नहीं, दूर रहकर भी इसे निभाया जा सकता है। बस मन में रिश्तों के प्रति दोनों ओर से सच्चे विश्वास की भावना हो, फिर वो रिश्ता दोस्ती या खून का हो या पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता निभाया जा सकता भाई है। रिश्तों के बारे में तो हमारे एक और सखा हैं, उन्होंने कहा है कि रिश्तों को लेकर काफी चर्चा होती है, मगर जिंदा हैं तो रिश्तों की बदौलत। रिश्ते ही हम सबको जोड़े रखने का काम करते हैं, मगर रिश्तों को जब अपने स्वार्थ के हेतु उपयोग किया जाए तो वो रिश्ता खटाई में पड़ जाता है। रिश्तों को बनाए सजाए रखना, निभाना एक कला है और एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक दूसरे का ख्याल रखना रिश्तों की पहचान है। आज हम भी आप लोगों से दूर होते हुए भी इसी माध्यम से आप सभी विविध भारती परिवार की तरह रिश्तों की एक कड़ी में जुड़ गए हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जो हमने अभी खेल प्रतिभा की बात की थी ना, तो उन्होंने लिखा है कि खेल प्रतिभा बाला देवी फुटबॉलर के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। ये सच है, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। बाला देवी ने महिला फुटबॉल में देश का परचम लहराया है और उनके इस प्रयास से भारत में महिला फुटबॉल को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। और इस जानकारी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई हम धन्यवाद तो हम भी आपको देते हैं कि आप अपने विचारों से अवगत हमें करवाते हैं, जो कमेंट और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। हाँ, मतलब ये इस बात का परिचय है कि सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। आप जुड़े हुए हैं पूरी तरह से और अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो इस बात के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जब रिश्तों की बात आती है ना राजुल, तो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जैसे कि अभी हमने कोरोना काल में देखा कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो सकती है। फोन पर हम बात कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अभी तो वीडियो कॉल भी होता है जिसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो ये जो माध्यम है, इनसे हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। बस जुड़े रहने के लिए एक भावना की जरूरत होती है। बिल्कुल। और रिश्तों में सिर्फ हमारे वो रिश्ते नहीं आते जो हम बनाते हैं, जैसे कि हमारे भी एक श्रोता ने कहा विविध भारती परिवार से भी उनका एक रिश्ता है। तो ऐसे तमाम रिश्ते कायम होते जाते हैं, दोस्ती के रिश्ते या एक जैसी रुचि वाले लोगों के आपसी रिश्ते। तो इन सभी रिश्तों में एक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो कि जोड़े रखती है, एक तार में जोड़े रखती है, वो ये है कि संपर्क में रहें। यानी अगर कभी किसी का, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की वजह से कि हम ये नहीं कह सकते कि आप नजर से ओझल हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति का आभास हमें मिल ही जाता है। तो ऐसे में शुभकामनाओं के द्वारा या उनको समय समय पर प्रोत्साहन के द्वारा हम उनसे जुड़े रह सकते हैं, मित्र हैं या कोई ऐसे हैं। और जब
दूर के रिश्तों की बात आए तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भाई बहुत दूर का रिश्ता है, शादी विवाह में ही मिलना होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और उसमें बीच में न तो ईर्ष्या आती है बल्कि एक दूसरे के लिए वही मंगल कामना, वही शुभ भावना होती है। जैसे दो भाई, चचेरे भाई बहुत दिन तक आपस में नहीं मिले, एक विदेश चला गया और जब मिले तो उन्होंने खुलकर एक दूसरे को गले से लगाया, एक दूसरे के बच्चों के विषय में पूछा, किसने क्या किया है, कहाँ तक तरक्की की है, और ना किसी का मन छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, दोनों ने खुलकर अपने पुराने दिनों को याद किया। बिल्कुल, ये रिश्ता तो सबसे अच्छा होता है राजुल, कि जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, राग इस तरह की भावनाएं ना हो और जब मिले तो गर्मजोशी के साथ मिल लिए, और अगर दूर हैं तो भी खुश हैं एक दूसरे से। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हमारी मुलाकात हो जाती है, उनके बारे में हालचाल भी जानने को मिलते रहते हैं। तो किसी का जन्मदिन हो तो आप बधाई के 2 शब्द, शुभकामनाओं के 2 शब्द प्रेषित कर सकते हैं उन्हें, या उनकी सालगिरह है, शादी की सालगिरह है तो आप उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों की वजह से क्या होता है कि रिश्तों में कड़ियां जुड़ी रहती है। और मिलने की जहां तक बात है, जब भी मौका मिलता है हम मिल ही जाते हैं, लेकिन जब भी मिले या बात करें तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ये रिश्ते हमेशा के लिए कायम रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मिले तो बस एक दूसरे के हालचाल पूछे और उनकी अच्छी बातों को याद करके खुश हो, ना कि किसी की बुराई करें, आप इसके बारे में कहें, उसके बारे में कहें, या जब जहां बुराई वाली बात आ जाती है तो रिश्तों में भी फिर यूं कह सकते हैं कि बुराई ही आ जाती है। यानी रिश्ते उतने, या फला तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, फला तुम्हारे बारे में वैसा कह रहा था, इतने ज्यादा शुभ चिंतक भी ना बने कि पहली बार आप कितने सालों के बाद मिल रहे हैं और आपने मिलते ही मिलते तुरंत सारी सूचनाएं जो आपने इकट्ठा करके रखी थी कि उसके बारे में कौन कौन सी नकारात्मक बातें फैली हुई हैं वो आप तुरंत पहुंचाएं। वो तो मुझे लगता है ना राजुल, के अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो समय गंवाने जैसा है, कि जैसे कि हम इतने लंबे समय के बाद मिले तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए था अच्छी बातों के साथ, लेकिन पूरे दिल से मिले। हाँ, तो वो यूं कह सकते हैं कि हमने समय जो मिलने का था उसे बर्बाद कर दिया, है ना। और इसी तरह से जैसे कई बार ये भी होता है कि हम जैसे शादी तय हो जाती है तो जो होने वाले जीवन साथी हैं वो अलग अलग हों, आपस में बात बीच बीच में कर रहे हो, या पति पत्नी हैं वो भी अगर किसी वजह से 2 शहरों में अलग अलग रह रहे हों, तो भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बात का हम बराबर एक दूसरे के संपर्क में रहें, रोज फोन करें या संदेशों के द्वारा दिन भर बात करते रहें, लेकिन किसी के भी जो व्यक्तिगत समय होता है उसका ध्यान रखें, चाहे वो भले ही आपका पति या आपकी पत्नी हो, उसका जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे की रुचियों को जरूर महत्व दें। जैसे अगर कोई आपका मित्र है या आपका जीवन साथी है, वो मान लीजिए आपके मित्र को बुनाई का शौक है या उसे खेलने का शौक है, तो कभी भी ये ना कहें कि अरे ये भी क्या बेकार का काम लेकर बैठे हो, क्योंकि वो उसके दिल के बेहद करीब है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे के दिल के बेहद करीब है। बिल्कुल। और जो तुमने कहा ना कि उनके समय का ध्यान रखें, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई जैसे कि ऑफिस में है, ड्यूटी पर है, और उस समय अगर आप बार बार फोन करके उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो एक उसके गुस्से का कारण बन सकता है। और ये बात पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि पति महोदय ऑफिस गए हैं, वहां किसी मीटिंग में व्यस्त है, और पत्नी बार बार एक छोटी छोटी बातों के लिए जब फोन करती तो वहां भी रिश्ता खराब होने की बहुत संभावना बनी रहती है। भाई एक बात यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगी कि अगर पत्नी महके गई हो और बार बार पति का फोन आए कि क्या कर रही हो, तब भी बहुत नाराजगी होती है। तो इन सब बातों से थोड़ा सा बचे और एक दूर रहते हुए भी एक दूसरे का साथ दें। अगर कोई मुश्किल में है या किसी बात से परेशान है या खुश है तो आप जुड़े रहिए, एक जुड़ाव हमेशा बना रहे। सच्चा प्यार वही होता है राजुल कि हम एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी बातों से इस बात की अभिव्यक्ति हो जाती है कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, या फिर हाँ हम तुम्हारे हैं, या हम आपकी कदर करते हैं। ये इन्हीं छोटी छोटी बातों के माध्यम से पता चलता रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों को पहचानें और अपने रिश्ते को मजबूत करें। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए,
मंजू, हम तो ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया है। नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा राजुल। विविध भारती के साथ हमारा जो जुड़ाव है ना, जब हम मिलते हैं या कई दिनों तक नहीं मिल पाते हैं, तो जो एक बेचैनी होती है, वो चाहे वजह कोई भी हो दूर रहने की, लेकिन वो जो बेचैनी है वो हमें हमेशा और सताती उसकी है। कसर हम जब आते हैं और मिलते हैं तब पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अभी जब मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली ना, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब आगे सखियों बातें से करने का इजाजत लेनी होगी, तो सभी सखियों को राजुल और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।